हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीएस का अध्ययन कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोग इस समय जो है मेडवल हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं। मेडवल हिस्ट्री में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है दोस्तों मुगल साम्राज्य यानी मुगल वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1526 में होती है और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग 1707 तक पढ़ते हैं, जिसमें औरंगजेब की डेथ तक, ठीक है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, कल हम लोगों ने दोस्तों अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर की क्या राजनीतिक, क्या दक्षिण नीति, ये सारी नीतियां हम लोगों ने पढ़ी थी, धार्मिक नीति, ठीक है, ये सारी। और आज हमारा जो टॉपिक है अकबर के बाद जो है दोस्तों जहांगीर, उसका पुत्र सलीम, जिसका नाम बाद में जहांगीर होता है, ठीक है। तो आज हम उसको अध्ययन शुरू करेंगे उसका। उससे पहले दोस्तों जो भी नए हैं उनका स्वागत है। और दोस्तों मेरा उनसे निवेदन रहेगा यही कि आप जो भी नए हैं उनको क्या है, पहले रिकॉर्डेड क्लास मेरी देख लेनी, जो भी मैं करा दिया है मैंने। जैसे मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री करा दिया है, मैंने आपको मेडवल हिस्ट्री करा दिया है, और अब इस है ना, मतलब मेडवल हिस्ट्री चल रही है। मेडवल हिस्ट्री में हम लोग जहां यानी मुगल साम्राज्य पढ़ लेते, तो इससे पहले दिल्ली सल्तनत, महमूद गजनवी का हमला, महमूद गौरी का हमला, सिंध पर अरबों का हमला, ये सारे टॉपिक हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो आप पीछे जो भी हैं नए, मैंने बाकायदा आपको स्ट्रक्चर बना के और खुद से सेल्फ नोट्स बनवाए हैं। मैंने खुद यहाँ पे सारा कुछ लिख लिख कर आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप अपने, और आपको मेरे साथ एक काम ये भी करते चलना है कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलें, जो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले मेरा एक तरीका है कि पहले मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो पहले मैं टॉपिक का आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ कि क्या किस तरीके से, ठीक है। फिर मैं आपको उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसमें जो लिखने वाली चीज़ें होती है, वो जो नोट्स करने वाली फैक्चुअल चीज़ें होती है, मैं उसको लिख देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुभारंभ करते हैं आज का टॉपिक। और आज जो हम लोग शासक, जिस शासक की पढ़ेंगे, किसके, मुगल वंश के अंतर्गत या मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जिस शासक को पढ़ेंगे वो है दोस्तों जहांगीर। जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। ये दोस्तों जो अकबर है उसका सबसे बड़ा पुत्र होता है। इसका नाम, बचपन का नाम क्या होता है दोस्तों, सलीम। ऐसा कहा जाता है कि जो अकबर थे वो जो थे, इनके एक गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम भी सलीम रखा था, ठीक है। तो इनका जो नाम था वो सलीम था, ठीक है। और आपको ये चीज़ मैंने इसलिए बताया है ये, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन से सूफी संत या कंटेम्प्रेरी या समकालीन संत जो थे, जैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस संत का से अकबर का संबंध था, तो आपको याद रखना शेख सलीम चिश्ती, है ना, शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था, तो शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। ये चिश्तिया संप्रदाय से संबंधित थे, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे, ये पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक भी क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल तक रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसी तरीके से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासनकाल में से संबंधित है, उनको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि सलीम का जो नाम है, उसका सलीम नाम कैसे पड़ा, तो बहुत सारे इतिहासकार या कुछ लोग लिखते भी हैं कि वो जो है, जो शेख सलीम चिश्ती थे, जिनसे अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित था, उन्हीं के नाम पर इसने अपने पुत्र सलीम नाम रखा था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसके जो ठीक है, ये सलीम था। तो जब 1605 में अकबर की जब मृत्यु होती है, तब ये क्या बनता है, तब ये शासक बनता है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, तो हम क्या बताएं, हम अगर इसका काल बताएं, काल यानी कब से कब तक ये शासन करा है इसने, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक, ठीक है, इसने शासन किया, ठीक है। जब ये शासक बना दोस्तों ना, तो इसका एक पुत्र था खुसरो, ठीक है, एक इसका पुत्र था खुसरो। जब ये शासक बना तो सबसे पहले हम और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जब ये शासक बना तब ये, इसका पहले नाम था सलीम, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने जहांगीर की उपाधि ली, जहांगीर की उपाधि ली, ठीक है। और क्या किया इसने, जहांगीर का दोस्तों मतलब होता है विश्व विजेता, है ना, विश्व का
जहांगीर मतलब विश्व का विजेता, ठीक है, विश्व का विजेता। आपसे पूछा जा सकता है कि जहांगीर का मतलब क्या है, तो विश्व का विजेता, ठीक है। तो विश्व का विजेता था ये, यानी दुनिया का विजेता या विश्व का विजेता, एक भी सेंटेंस वही, ठीक है। तो दुनिया का विजेता जहांगीर या विश्व का विजेता, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। तो जब ये 1605 ईस्वी में, देखो ठीक है, मैं आपको अब स्ट्रक्चर बना देता हूँ पहले। तो ये पहला ए हो गया, फिर दूसरे में हम क्या लिखेंगे, जब ये शासक बना तो दोस्तों क्या हुआ, खुसरो का विद्रोह। इस पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर हम पढ़ते चलेंगे किसको, खुसरो का विद्रोह, ठीक है, खुसरो का विद्रोह। सिखों के पांचवें गुरु, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अर्जुन देव को फांसी, ठीक है। फिर सी के बाद फिर डी, फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे साम्राज्य विस्तार देखेंगे। ये मैं एकदम क्रम में बता रहा हूँ कि कब कौन कौन सी घटना होती है, जिसमें हम लोग दो चीज देखेंगे इसमें। एक तो पहले हम लोग देखेंगे मेवाड़ से के संबंध में पढ़ेंगे, विस्तार के तहत के संबंध में, ठीक है। और दक्षिण के प्रति नीति, इसको भी देख लेंगे, दक्षिण के प्रति नीति। ये बनाते चलिए, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे, मतलब ये आपके लिए पॉइंट है ना। फिर डी के बाद ई में क्या पढ़ना है हमको, ये इसके बाद ई में क्या पढ़ना है, ई में हमको देखना है कि ये क्या कहते हैं, इसने न्याय की जंजीर, ठीक है, न्याय की जंजीर। और क्या है एफ, मतलब ये जो है चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था, तो इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता, इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये चित्रकला का बहुत बड़ा शौकीन था। ये इसके इतने स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके इतने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट आपको बस पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इतने पॉइंट है इसके, ठीक। तो जिसमें हम लोग, मैं देख रहा था कि कोई पॉइंट तो नहीं छूट गया, क्योंकि फैक्चुअल चीजें इसमें थोड़ा सा रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा देखा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो ये बात हो गई काल से। तो मैंने इसको बता दिया कैसे क्या था, सलीम की उपाधि ली, जिसका अर्थ होता है दुनिया का विजेता या विश्व का विजेता, ठीक है, अर्थ होता है इसका। तो खुसरो का विद्रोह क्या हुआ, जब ये शासक बना तो इसका पुत्र भी युवक था जिसका नाम खुसरो था। ये काफी एजेड हो गया था। देखो ये मात्र 1605 से लेकर 1670 यानी मात्र 22 साल तक शासन करता, यानी लगभग ये कितना 40-45 साल का हो गया था। इसकी जो इसकी ये 1569 में इसका जन्म हुआ था। अब सोचो 1569 में जब ये जन्म हुआ है तो 70 और 30 यानी ये क्या हुआ, 36 साल की उम्र में ये शासक बना है, ठीक है, 36 साल की उम्र में शासक बना और इसका पुत्र भी हो गया था, ठीक है। 30, 31 और 5 36 साल की उम्र में शासक बना। तो ये सोचो ये काफ़ी उम्र हो गया था और इसका पुत्र भी खुसरो भी काफ़ी 20-22 साल का था। तो क्या था कि जब अकबर मरा तो अकबर की सत्ता को लेकर इसके जहांगीर और उसके बेटे खुसरो में विद्रोह, मतलब सत्ता की लालच के लिए विद्रोह हो गया, मतलब दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि जब जहांगीर ने क्या किया, जब सत्ता को कब्जा कर लिया, फिर क्या हुआ, जब उसके पुत्र ने विद्रोह किया तो उसके पुत्र ने विद्रोह किया तो उसके पुत्र का ये पीछा करते हुए भागा। तो इसका पुत्र जो है भाग के कहाँ गया, जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव थे, उसके पास गया। वहां पे उसने शरणागति मांगी, शरण मांगी। तो अर्जुन देव ने क्या हुआ, उसको शरण दे दी,
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब इन दोनों में विद्रोह, जब इन दोनों जहांगीर और खुसरो में जब क्या हुआ, युद्ध हुआ, तो जिसमें क्या हुआ, खुसरो हारा गया, मतलब हार गया और खुसरो को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अब यहाँ पे गलतफहमी ये हुई कि जहांगीर को लगा कि जो खुसरो को, जो अर्जुन देव हैं, सिखों के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, उन्होंने इसको युद्ध करने के लिए या इसको शरण दी और इसको सहायता पहुंचाई थी। तो ऐसा सोचकर इसने क्या किया, सिखों के विरुद्ध विद्रोह को क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और सिखों के 5वें गुरु को गिरफ्तार कर लिया और क्या हुआ, उनको फांसी की सजा दे दी। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अपने पुत्र को जेल में डाल दिया था। ठीक, ये बात हो गई। साम्राज्य विस्तार के तहत फिर इसने क्या किया, तो जब ये शासक बना, तो शासक बनने के बाद इसने क्या किया, जो भारत के जो क्षेत्र जो जिसको उत्तर भारत के, जिसको अकबर ने नहीं अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं ले पाया था, या है ना, या जिन पे अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाया था, उनके विरुद्ध इसने क्या किया, अभियान शुरू किया। जिसके तहत पहला अभियान इसने क्या किया, मेवाड़, राजपूत के शासक, मैंने बताया था महाराणा प्रताप जो थे, राजपूताना में सिर्फ महाराणा प्रताप यानी मेवाड़ जो था, वो जो अकबर के नियंत्रण में या उसकी अधीनता स्वीकार उसने नहीं की थी। और महाराणा प्रताप जब तक जीवित रहे हैं, उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बट जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती, तो इनके पुत्र, महाराणा प्रताप के पुत्र होते अमर सिंह जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ पर शासन कर रहे थे। तो जहांगीर ने क्या किया, उनके विरुद्ध आक्रमण कर दिया, उनके मेवाड़ के क्षेत्र पे आक्रमण किया और क्या हुआ, इसको पराजित कर दिया और उसको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। और जो अमर सिंह है, उसने क्या कर लिया, उसने क्या किया, जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इसका मतलब यह है कि अब राजपूताना का पूरा क्षेत्र जो है उनके अधीनस्थ हो गया, यानी मुगलों के अधीनस्थ हो गया। तो मेवाड़ को किसने अधीनस्थ किया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना कि जहांगीर ने, अकबर के शासनकाल में जहां मेवाड़ स्वतंत्र रहा है, जहांगीर ने इसको अपने अधीनस्थ, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। दक्षिण नीति के प्रति इसकी कोई विशेष नीति नहीं रही है, ये दक्षिण में इसने विस्तार नहीं किया। हाँ, ये था कि जो अहमदनगर का जो आधा क्षेत्र था, इसके आरंभिक शासनकाल में इसके हाथ से छिन गया था, लेकिन अंत आते आते इसने क्या किया, उसको अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में, इसको जो आधा क्षेत्र जो अकबर ने जीता था, उसको फिर से अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो जैसी अकबर की जितना क्षेत्र अकबर के पास था दक्षिण में, उतना ही क्षेत्र इसके पास, ने कोई ज़्यादा विस्तार नहीं किया। हाँ, शाहजहाँ जो होता है, शाहजहाँ इसके बाद जो जहांगीर के बाद जो शाहजहाँ बैठता है, वो क्या करता है, वो जो अहमदनगर का जो आधा क्षेत्र बचा रहता है, आधा तो कब्जे में कर लेते, आधा जो बचा है उसको भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। ठीक है, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। न्याय की जंजीर का क्या मतलब है दोस्तों, न्याय की जंजीर का मतलब ये है दोस्तों कि ये बहुत न्यायप्रिय और एक आदर्श शासक था, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जनता किसी भी वक्त मुझसे न्याय मांगने के लिए आ सकती है। इसके लिए उसने क्या व्यवस्था की कि इसने आगरे के किले के बाहर एक बड़ी सी जंजीर लगवा दी और उस जंजीर में क्या कि 60 घंटे लटवा दी कि कोई भी जंजीर अगर खींचता है तो घंटी बजेगी तो वो जहांगीर को सुनाई पड़ेगी कि किसी को न्याय मांगना है। तो इस तरीके से न्याय की व्यवस्था के लिए तत्काल न्याय हो और राजा तक लोगों की पहुंच हो, जो मामले हैं वो राजा तक आए, तो इसके लिए उसने क्या की, न्याय की जंजीर की व्यवस्था शुरू की। न्याय की जंजीर की व्यवस्था, है ना, की व्यवस्था शुरू की। ठीक है, व्यवस्था शुरू की। तो ये उसने व्यवस्था की कि लोगों को न्याय मिले, इसलिए उसने क्या किया, न्याय जंजीर की व्यवस्था की, है ना। ठीक है, जिसमें 40 गज लंबी जंजीर थी, तो वो सब जरूरत नहीं है, बट आपको यह याद रखना है कि न्याय की जंजीर की व्यवस्था इसने की थी, किस तरीके से न्याय देने के लिए, है ना। आगरा के किले के बाहर लगवाया था, ये भी याद रखना। तो इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, ये चित्र बहुत बड़ा चित्र प्रेमी था। ठीक है, चित्रकला से संबंधित इसमें बहुत सारे, जैसे हम लोग अभी जब हम लोग क्या कहते हैं, जो जीएस पढ़ते हैं या जब मेंस की तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस या यूपीएससी के, तो उसमें बहुत हम लोग इसको पढ़ते हैं डिटेल से, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा, जैसे हम लोग देखो, ध्यान में रखो, हम लोग यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं वीडियो, पैट, एसएससी सीजीएल, एफसीआई, यूपीपीसीएल, तो इस तरीके के जो वन डे एग्जाम होते हैं उनके लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, हमें पॉइंट टू पॉइंट जानना। बट उसके अलावा भी मैं आपको स्टोरी के तहत बताता हूँ, ताकि क्या है कि आप एक चीज़ को लिंक कर पाएँ, आपको ज़्यादा देर तक याद रहे और आप
लॉन्ग टाइम के लिए रिकॉल कर पाएँ, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको स्टोरी बता देता हूँ और थोड़े से ये करा देता हूँ, इसीलिए तो कि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसको काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। पूछा क्या जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आपको याद रखना कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर की व्यवस्था की थी। तो जहांगीर ने, ठीक है, ये याद रखना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने, निम्नलिखित में से किसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। तो जहांगीर ने, ये फैक्ट है। अब इसके पीछे मैंने आपको कहानी बताई कि जहांगीर का पुत्र भी खुसरो भी ने क्या हुआ, अपने दादा की गद्दी पर मतलब हक जताने का किया, और उसके क्या हुआ, दोनों के बीच विद्रोह मतलब संघर्ष होने लगा। संघर्ष के तहत क्या हुआ, जब एक बार विद्रोह हुआ तो उसने दबा दिया खुसरो का, और खुसरो भागकर कहाँ गया, पंजाब कहाँ, अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के यहाँ शरण ली। शरण क्या, उसको ये नहीं पता था, तो उन्होंने एक शरणार्थी के तहत इसको आया तो इसको दे दी। और फिर उसने क्या किया, जब वो वहाँ से आने के कुछ टाइम रहने के बाद जब वो वापस आया तो उसने क्या किया, इन दोनों बाप और बेटे के बीच तो युद्ध हुआ। अब बाप बेटे के बीच जब युद्ध हुआ तो युद्ध में हारा गया, और इसको पता था, खबर था कि ये पंजाब में है, तो इसको ऐसा लगा कि सिखों ने इसकी सहायता की है युद्ध करने के लिए, तो उसी के तहत इसने सिखों पर हमला किया था और गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाया और फिर इसको फांसी की सजा दे दी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी मैंने बता दी कि जहांगीर की उपाधि ली थी, और विश्व विजेता यानी दुनिया का विजेता होता है जहांगीर का मतलब सलीम इसका बचपन का नाम था, इसका पहले सलीम ही नाम था, इसको बाद में इसने, है ना, इसने जहांगीर की उपाधि दी थी, ठीक है। और मैंने काल ही बता दिया। अब बात हम करते हैं कि क्या हुआ बाद में, इसकी डेथ कैसे हुई। तो दोस्तों बात इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, पहले मैं इसको मिटालता हूं, ठीक है, एक सेकंड, पहले मैं इसको बताता हूं। ये देखो, अब मैं चाहूं तो इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखा सकता हूं, बट वो आप इस पेपर का रिक्वायरमेंट नहीं है। जब कभी भी हम लोग मेंस पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बट अभी पेपर के रिक्वायरमेंट से हम लोग तैयारी करेंगे ना, तो जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो बहुत सिलेबस तो बहुत बड़ा हिस्ट्री का पढ़ाने के, तो मैं इसमें बहुत कुछ पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो देखो क्या हुआ, जो जहांगीर था बहुत बड़ा चरसी अय्यास एक नंबर का था। मुगलों में तो बहुत जैसे हुमायूं एक नंबर का चरसी और अय्यास था। अकबर भाई अय्यास तो था बट चरसी नहीं था, उसको चरस वरस का ऐसा कोई शौक नहीं था, है ना, मतलब गांजा वांजा पीने का, मगर इसको बहुत बड़ा चरसी था। तो अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में ये क्या हो, बीमार होने लगा। जब बीमार रहने लगा तो इसकी एक पत्नी थी नूरजहां, बहुत इंपॉर्टेंट है नूरजहां, ठीक है, नूरजहां बहुत इंपॉर्टेंट है, नूरजहां, ठीक है, नूरजहां इसकी एक पत्नी थी नूरजहां। जब ये बीमार रहने लगा तो क्या हुआ, शासन का शासक तो यही था, बट शासन की बागडोर जो है वो नूरजहां के हाथ में आ गई। और उस समय क्या था कि नूरजहां से संबंध, जैसे जहांगीर की कई पत्नियां थी तो उनसे पुत्र पैदा हुए, तो उनमें क्या होता था कि जहांगीर की मृत्यु के बाद भाई संघर्ष होना तय था कि कौन राजा बनेगा, कौन शासक बनेगा। तो इसके लिए क्या किया, नूरजहां ने अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाने के लिए या अपने पुत्र का पक्ष मजबूत करने के लिए इसने क्या किया, नूरजहां ने क्या किया, एक जुनता नामक गुट की स्थापना की, जुनता नामक गुट बनाया। जुनता, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। जुनता नामक गुट बनाया, नामक ईरानी गुट है, ईरानी लिख लो जो और समझ में आ जाएगा, ईरानी गुट बनाया। मतलब क्या किया इसने अपने पुत्र के पक्ष में या अपने जो शासन को सही रूप से संचालित करने के लिए इसने क्या किया, क्योंकि ये ईरानी थी, ये ईरानी है ना, ईरानी थी, मतलब ईरान की रहने वाली थी। और इस गुट में कौन कौन शामिल था, जो इसके पिता थे, नूरजहां के पिता, नूरजहां के भाई और इसका पुत्र, ये सब इसमें शामिल थे। तो इसने एक गुट बनाया था जिसको जुनता बोलते हैं। जुनता इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको नूरजहां के बारे में थोड़ी स्टोरी बताई कि शासन के अंतिम काल में जहांगीर बीमार होने लगा तो शासन की वास्तविक बागडोर नूरजहां के हाथ में आ गई। और नूरजहां, क्योंकि वो जहांगीर जो था नूरजहां से बहुत प्रेम करता था, ठीक है। तो भाई जब तो इसने क्या किया, शासन को में विद्रोह को दबाने या को संचालित करने के लिए इसने क्या किया, एक गुट बनाया जिसको जुनता बोलते हैं।
जुनता नामक एक गुट बनाया जो ईरानी गुट था, जिसमें क्या था, इसका भाई, इसका पिता नूरजहां का पिता और इसका पुत्र, ये सब लोग शामिल थे, जो ईरानी लोग थे वो शामिल थे। ठीक है, और इसलिए भी बनाया था कि जो इसका पुत्र था उसके पक्ष में मजबूती बनी रहे, और जो विद्रोह अगर हो तो ये जुनता के लोग जो हैं ये विद्रोह को दबा लें और ये क्या है, इसके पुत्र के पक्ष में रहे। तो इसलिए इसने एक गुट बना दिया था। तो जुनता नामक एक गुट बनाया था। किसने बनाया था? नूरजहां। और ये गुट कौन से, किस ईरानी लोगों का एक गुट था। ठीक है, तो याद रखना कि जुनता किससे संबंधित है, तो नूरजहां से। नूरजहां कौन थी? तो जहांगीर की पत्नी। ठीक है, नूरजहां की जो माता है उन्होंने ही इत्र नामक जो एक इत्र जो हम लोग सेंट लगाते हैं ना, उसको लाया था भारत में, वो लेकर आई थी। ठीक है, बट वो हमको नहीं लगता फैक्ट, इतना ज़्यादा फैक्ट आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई। फिर क्या हुआ, जब इसकी डेथ हो गई तो इसकी डेथ होने के बाद इसका पुत्र बैठा शासक, तो है ना, शाहजहां शासक बना। तो उसके आगे की हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, बाहर जाना है। ठीक है, थोड़ा काम से, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके बाद का हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से? शाहजहां। ठीक है ना। तो आज का सेशन समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। देखो, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ले गया हूं, बट थोड़ी सी आपको कहानी भी मैंने बताई है, ताकि क्या है कि आपको चीज़ें याद रहें। इसलिए मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर बनवाया, फिर मैंने उनकी कहानी बताई, ताकि पॉइंट आपके पास लिखे रहें और कहानी आप सुन के आपको याद रहेगा कि हाँ, इस तरीके से था सारा घटनाक्रम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया, थोड़ा उसको बताया। बट देखो, जैसे आपको वन डे एग्जाम देना है तो बहुत सफिशिएंट है ये मटेरियल। हाँ, आपको मेंस लिखना है तो सफिशिएंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेंस लिखने के लिए आपको अलग से मैं क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा पीसीएस का। जब मेंस, अभी मैं जब ये जो है सीरीज चल रही है, इस सीरीज को खत्म कर ले मॉडर्न हिस्ट्री करने के बाद, फिर मैं आपको एक नया पैटर्न, मतलब एक नई क्लासेस लेके आऊँगा, जिसमें मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा हिस्ट्री को, बहुत डिटेल से, एकदम एक एक चीज़ को लिखते हुए बाकायदा हम लोग डिटेल से करेंगे। ठीक है, बट अभी पेपर के रिक्वायरमेंट से हम लोग कर रहे हैं वन डे एग्जाम की तरह, क्योंकि बहुत सारे वन डे एग्जाम अभी चल रहे हैं। तो आप लोग को क्या है कि अभी उन पर फोकस होना चाहिए, तो ज़्यादा डिटेल पढ़ने की चक्कर मत रहिए। ठीक है, तो अभी जो पेपर की तैयारी, जो FCI है, SSC CGL की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से आप पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इसीलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी डिटेल से इसलिए ले जाता हूं ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, बाकी चीज़ें वहीं मिल जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों शेयर भी करें, लोगों को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।